तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 4 सरल समीकरण इसकी प्रश्नावली 4.1 करेंगे। प्रश्न 1 इसमें दिया है, निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। बच्चों, पहले स्तंभ में क्रम संख्या दी गई है, दूसरे स्तंभ में समीकरण दिए गए हैं, तीसरे स्तंभ में चर का मान दिया गया है, चौथे स्तंभ में हमें यह बताना है कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं। हमें हाँ या नहीं में उत्तर देना है। बच्चों, पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। x धन 3 बराबर 0 और यहाँ पर चर का मान x बराबर 3 दिया गया है। तो इस चर के मान से समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं, इसकी जांच के लिए हम x बराबर 3 को इस समीकरण में रख लेते हैं। तो 3 धन 3 बराबर 0, 3 धन 3 बराबर 6 होता है, तो इससे 6 बराबर 0 आ जाता है। बच्चों, हम जानते हैं कि 6 बराबर 0 नहीं होता, तो यहाँ पर समीकरण संतुष्ट नहीं हो रही है, क्योंकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष नहीं है x बराबर 3 रखने से। तो इसका मतलब x बराबर 3 यह इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं, तो इसके लिए उत्तर नहीं होगा। बच्चों, भाग 2 करते हैं। यहाँ पर समीकरण दिया गया है x धन 3 बराबर 0। यहाँ पर हम x बराबर 0 रखेंगे, 0 धन 3 बराबर 0। अब 0 धन 3 बच्चों हम जानते हैं कि 3 होता है, तो यह आ जाता है 3 बराबर 0। बच्चों, हम जानते हैं कि 3 बराबर 0 नहीं होता, तो यहाँ पर बायां पक्ष बराबर नहीं दायां पक्ष। इसका मतलब यह हुआ कि x बराबर 0 रखने से यह समीकरण संतुष्ट नहीं होती, तो इसके लिए उत्तर नहीं होगा। बच्चों, भाग 3 करते हैं। इसमें समीकरण दी गई है x धन 3 बराबर 0। यहाँ पर बच्चों हम x बराबर ऋण 3 रख लेते हैं। x बराबर ऋण 3 रखने से यह समीकरण हो जाती है ऋण 3 धन 3 बराबर 0। ऋण 3 धन 3 बच्चों यह 0 होता है, तो 0 बराबर 0। हम जानते हैं कि 0 बराबर 0 होता है, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर ऋण 3 रखने से यह समीकरण संतुष्ट होती है, तो इसका उत्तर हाँ होगा। भाग 4 समीकरण लिख लेते हैं। x ऋण 7 बराबर 1। बच्चों, यहाँ पर x बराबर 7 रख लेते हैं, तो x बराबर 7 रखने से अब यह समीकरण 7 ऋण 7 बराबर 1 हो जाती है। 7 ऋण 7 हम जानते हैं कि 0 होता है, 0 बराबर 1। तो यहाँ पर बच्चों बायां पक्ष बराबर नहीं दायां पक्ष, क्योंकि 0 बराबर 1 नहीं होता, तो बच्चों समीकरण संतुष्ट नहीं होती, यहाँ पर उत्तर नहीं होगा। भाग 5 यहाँ पर समीकरण दी गई है x ऋण 7 बराबर 1। अब यहाँ पर x बराबर 8 रख लेते हैं, तो 8 ऋण 7 बराबर 1। 8 ऋण 7 होता है 1, तो यहाँ पर 1 बराबर 1 आ जाता है। बच्चों, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष यहाँ पर आ गया है, तो इसका मतलब समीकरण संतुष्ट हो गई है x बराबर 8 रखने से। तो भाग 5 का उत्तर हाँ होगा। भाग 6 यहाँ पर समीकरण दी गई है 5x बराबर 25। बच्चों, यहाँ पर x हमने 0 रखना है, तो 5x बराबर 25 में x बराबर 0 रख लेते हैं, तो यह 5 गुणा 0 बराबर 25 आ जाता है। हम जानते हैं कि 5 गुणा 0 बराबर 0 होता है, तो 0 बराबर 25। लेकिन बच्चों 0 बराबर 25 नहीं होता, तो यहाँ पर बायां पक्ष बराबर नहीं दायां पक्ष, हम कह सकते हैं कि समीकरण संतुष्ट नहीं होती, तो इस भाग का उत्तर नहीं होगा। भाग 7 में समीकरण दी गई है 5x बराबर 25। यहाँ पर बच्चों x बराबर 5 रख लेते हैं, तो यह समीकरण 5 गुणा 5 बराबर 25 हो जाती है। हम जानते हैं कि 5 गुणा 5 25 होता है, तो यह 25 बराबर 25 आ जाता है, मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो यह समीकरण संतुष्ट हो जाती है। इस भाग का उत्तर हाँ होगा। भाग 8 इसमें समीकरण दी गई है 5x बराबर 25। बच्चों, यहाँ पर x बराबर ऋण 5 रख लेते हैं, तो यह समीकरण 5 गुणा ऋण 5 बराबर 25 हो जाती है। हम जानते हैं कि 5 गुणा ऋण 5 बराबर ऋण 25 होता है, तो यह समीकरण ऋण 25 बराबर 25 आ जाता है। लेकिन बच्चों हम जानते हैं कि ऋण 25 बराबर 25 नहीं होता,
तो यह समीकरण हम कह सकते हैं कि संतुष्ट नहीं होती है x बराबर ऋण 5 रखने से। तो इस भाग के लिए उत्तर नहीं होगा। बच्चों भाग 9 करते हैं। इसमें दिया गया है m/3 बराबर 2। यहाँ पर बच्चों m बराबर ऋण 6 दिया गया है, इसको समीकरण में रख लेते हैं। तो यह समीकरण ऋण 6/3 बराबर 2 हो जाती है। हम जानते हैं कि ऋण 6/3 यह ऋण 2 होता है, तो ऋण 2 बराबर 2 यह समीकरण हो जाती है। अब हम जानते हैं कि ऋण 2 बराबर नहीं होता 2 के, तो बायां पक्ष बराबर नहीं दायां पक्ष, हम कह सकते हैं कि समीकरण संतुष्ट नहीं होती, तो इस भाग का उत्तर नहीं होगा। बच्चों अगला भाग 10 करते हैं। यहाँ पर समीकरण दी गई है m/3 बराबर 2। यहाँ पर m का मान 0 रख लेते हैं, तो समीकरण 0/3 बराबर 2 हो जाती है। हम जानते हैं कि 0 को 3 से भाग देने से 0 ही आता है, तो यह समीकरण अब 0 बराबर 2 हो जाती है। लेकिन बच्चों हम जानते हैं कि 0 बराबर 2 नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के। समीकरण m बराबर 0 रखने से यह समीकरण संतुष्ट नहीं होती, तो इस भाग का उत्तर नहीं होगा। बच्चों अगला भाग 11, इसमें दिया गया है m/3 बराबर 2। इस समीकरण में m बराबर 6 रख लेते हैं, तो यह समीकरण 6/3 बराबर 2 हो जाती है। हम जानते हैं कि 6/3 2 होता है, तो अब समीकरण 2/2 हो जाती है। अब हमने बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष प्राप्त कर लिया है, इसका मतलब यह हुआ कि m बराबर 6 रखने से यह समीकरण संतुष्ट हो जाती है। तो भाग 11 का उत्तर हाँ होगा। चलिए बच्चों प्रश्न 2 करते हैं। जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल है या नहीं। बच्चों हल है या नहीं यह देखने के लिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ जाना चाहिए। कोष्ठक में जो चर के मान दिए गए हैं, इन मान को अगर समीकरण में हम रख लेते हैं, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ जाता है, तो हम कहेंगे कि चर का वह मान उस समीकरण के लिए उसका हल होगा। तो बच्चों भाग 1 करते हैं। पहले यहाँ पर समीकरण दी गई है n/5 बराबर 19। यहाँ पर बच्चों n बराबर 1 रख लेते हैं, तो n बराबर 1 रखने पर 1/5 बराबर 19, 1/5 6 होता है, तो 6 बराबर 19। लेकिन हम जानते हैं कि 6 बराबर 19 नहीं होता, तो यहाँ पर बायां पक्ष बराबर नहीं दायां पक्ष। बच्चों बायां पक्ष को हम LHS कहते हैं और दायां पक्ष को हम RHS कहते हैं। तो बायां पक्ष बराबर नहीं दायां पक्ष, इसका मतलब यह हुआ कि n बराबर 1 रखने पर यह समीकरण संतुष्ट नहीं होती। तो n बराबर 1 इस समीकरण का n/5 बराबर 19 का हल नहीं है। बच्चों भाग B करते हैं। यहाँ पर समीकरण दी गई है 7n/5 बराबर 19 और यहाँ पर n बराबर ऋण 2 दिया गया है। तो n बराबर ऋण 2 रखने पर अब यह समीकरण n बराबर ऋण 2 रखने पर 7 गुणा ऋण 2 धन 5 बराबर 19। इसको आगे हल कर लेते हैं। 7 गुणा ऋण 2 ऋण 14 होता है, ऋण 14 धन 5 बराबर 19, ऋण 14 धन 5 यह ऋण 9 होता है, ऋण 9 बराबर 19। लेकिन बच्चों हम जानते हैं कि ऋण 9 बराबर 19 नहीं हो सकता, तो यहाँ पर बायां पक्ष बराबर नहीं दायां पक्ष। तो बच्चों n बराबर ऋण 2 इस समीकरण का 7n धन 5 बराबर 19 का हल नहीं है। भाग C करते हैं। बच्चों समीकरण दी गई है 7n धन 5 बराबर 19। यहाँ पर n का मान 2 दिया गया है, तो n बराबर 2 रखने पर यह समीकरण 7 गुणा 2 धन 5 बराबर 19 हो जाती है। अब बच्चों 7 गुणा 2 14 होता है, 14 धन 5 बराबर 19। इसको आगे हल कर लेते हैं। 14 धन 5 19 होता है, तो 19 बराबर 19। यहाँ पर बच्चों बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ जाता है। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसका मतलब यह हुआ कि n बराबर 2 इस समीकरण का हल है। भाग D की समीकरण बच्चों 4p ऋण 3 बराबर 13 है। यहाँ पर p का मान 1 दिया गया है, तो p बराबर 1 इस समीकरण में रखने पर 4 गुणा 1 ऋण 3 बराबर 13,
इसको आगे हल कर लेते हैं। 4 गुणा 1 4 होता है, 4 ऋण 3 बराबर 13। 4 ऋण 3 हम जानते हैं कि 1 होता है, 1 बराबर 13। बच्चों 1 बराबर 13 नहीं होता, तो इसका मतलब यह हुआ कि बायां पक्ष बराबर नहीं दायां पक्ष अगर हम p बराबर 1 रखते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि p बराबर 1 इस समीकरण का हल नहीं है। बच्चों भाग ई करते हैं। यहाँ पर समीकरण दिया गया है 4p ऋण 3 बराबर 13 और यहाँ पर p का मान दिया गया है ऋण 4। तो p बराबर ऋण 4 रखने पर यह समीकरण 4 गुणा ऋण 4 ऋण 3 बराबर 13 हो जाती है। अब 4 गुणा ऋण 4 ऋण 16 होता है, ऋण 16 ऋण 3 बराबर 13 और हम जानते हैं कि ऋण 16 ऋण 3 ऋण 19 होता है, ऋण 19 बराबर 13। ऋण 19 13 के बराबर नहीं होता, ऋण 19 बराबर नहीं 13। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर नहीं दायां पक्ष। बायां पक्ष बराबर नहीं दायां पक्ष, तो इसका मतलब यह हुआ कि p बराबर ऋण 4 इस समीकरण का हल नहीं है। बच्चों भाग f कर लेते हैं। इसमें समीकरण दी गई है 4p ऋण 3 बराबर 13। यहाँ पर p का मान 0 दिया गया है, तो इस समीकरण में p बराबर 0 रखने पर यह समीकरण 4 गुणा 0 ऋण 3 बराबर 13 हो जाती है। हम जानते हैं कि 4 गुणा 0 0 होता है, ऋण 3 बराबर 13। 0 ऋण 3 बराबर ऋण 3 होता है, तो ऋण 3 बराबर 13। लेकिन हम जानते हैं कि ऋण 3 बराबर 13 नहीं होता, तो इसका मतलब यह हुआ कि बायां पक्ष बराबर नहीं दायां पक्ष। और बच्चों बायां पक्ष बराबर नहीं दायां पक्ष, इसका मतलब यह हुआ कि p बराबर 0 इस समीकरण का हल नहीं है। प्रश्न 3, प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों के हल कीजिए। बच्चों यहाँ पर भाग 1 में समीकरण दी गई है 5p धन 2 बराबर 17। हमने यहाँ पर प्रयत्न और भूल विधि का प्रयोग करना है और इस समीकरण को हल करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम p के कुछ मान स्वेच्छा से हम रख लेते हैं अंदाज से। जैसे यहाँ पर हम p बराबर ऋण 3 रखेंगे। अगर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ जाएगा तो p बराबर ऋण 3 इस समीकरण का हल होगा। और अगर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष नहीं आता तो हम p बराबर इससे आगे का जो पूर्णांक है इसको रखेंगे, मतलब p बराबर ऋण 2 रखेंगे और इसी प्रक्रिया को अपनाएंगे। अगर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष नहीं आता तो p बराबर ऋण 1 रखेंगे, फिर p बराबर 0 रखेंगे, p बराबर 1 रखेंगे, p बराबर 2 रखेंगे। तो ऐसा हम इन प्रक्रियाओं को अपनाते जाएंगे जब तक कि हमें बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष नहीं मिल जाता। तो बच्चों भाग 1 में हम p बराबर ऋण 3 रख लेते हैं। अब यह समीकरण 5 गुणा ऋण 3 धन 2 बराबर 17 होगी। बच्चों 5 गुणा ऋण 3 ऋण 15 होता है, धन 2 बराबर 17। ऋण 15 धन 2 ऋण 13 होता है और बच्चों ऋण 13 बराबर 17। तो यहाँ पर बायां पक्ष बराबर नहीं दायां पक्ष, तो p बराबर ऋण 3 इस समीकरण का हल नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे। p बराबर ऋण 2 रखेंगे। p बराबर ऋण 2 रखने से 5 गुणा ऋण 2 धन 2 बराबर 17। 5 गुणा ऋण 2 ऋण 10 होता है, तो ऋण 10 धन 2 बराबर 17। ऋण 10 धन 2 यह ऋण 8 होता है, ऋण 8 बराबर 17। तो बच्चों हम जानते हैं कि ऋण 8 बराबर नहीं होता 17 के, तो बायां पक्ष बराबर नहीं दायां पक्ष। अब हम आगे बढ़ेंगे। p बराबर ऋण 1 रखेंगे। तो p बराबर ऋण 1 रखने से 5 गुणा ऋण 1 धन 2 बराबर 17। अब यह 5 गुणा ऋण 1 बराबर ऋण 5 धन 2 बराबर 17 हो जाता है। ऋण 5 धन 2 यह ऋण 3 होता है, ऋण 3 बराबर 17। बच्चों हम जानते हैं कि ऋण 3 बराबर 17 नहीं होता, तो बायां पक्ष बराबर नहीं दायां पक्ष। अब हम बच्चों p बराबर 0 रख लेते हैं। तो अब यह समीकरण
5 गुणा 0 धन 2 बराबर 17 हो जाती है। 5 गुणा 0 0 होता है, 0 धन 2 बराबर 17, 0 धन 2 2 होता है, 2 बराबर 17। बच्चों हम जानते हैं कि 2 बराबर 17 नहीं होता, तो बायां पक्ष बराबर नहीं दायां पक्ष। अब हम p बराबर 1 रखेंगे। p बराबर 1 रखने से यह समीकरण 5 गुणा 1 धन 2 बराबर 17 हो जाती है। 5 गुणा 1 5 होता है, तो 5 धन 2 बराबर 17, 5 धन 2 7 होता है, 7 बराबर 17। बच्चों हम जानते हैं कि 7 बराबर 17 नहीं होता, तो बायां पक्ष बराबर नहीं दायां पक्ष। अब हम आगे बढ़ते हैं, p बराबर 2 रखते हैं। p बराबर 2 रखने से 5 गुणा 2 धन 2 बराबर 17, 5 गुणा 2 धन 2, 5 गुणा 2 10 होता है, 10 धन 2 बराबर 17। बच्चों 10 धन 2 हम जानते हैं कि 12 होता है, 12 बराबर 17, लेकिन 12 बराबर 17 नहीं होता, तो बायां पक्ष बराबर नहीं दायां पक्ष। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, p बराबर 3 रखेंगे। p बराबर 3 रखने से यह समीकरण 5 गुणा 3 धन 2 बराबर 17 हो जाती है। 5 गुणा 3 15 होता है, 15 धन 2 बराबर 17। बच्चों 15 धन 2 17 होता है, 17 बराबर 17। बच्चों यहाँ पर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि p बराबर 3 रखने से बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया है, तो p बराबर 3 इस समीकरण का 5p धन 2 बराबर 17 का हल होगा। अब बच्चों भाग 2 करते हैं। भाग 2 को भी इसी तरह से करेंगे। यहाँ पर चर m दिया गया है, तो भाग 2 की समीकरण लिख लेते हैं। 3m ऋण 14 बराबर 4। तो बच्चों यहाँ पर हम m का मान ऋण 2 रखेंगे। इसके बाद अगर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष नहीं आता, तो हम m बराबर ऋण 1 रखेंगे, m बराबर 0 रखेंगे, m बराबर 1 रखेंगे। इस तरह से यह m के मान हम रखते जाएंगे जब तक कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष नहीं आ जाता। और m के जिस मान पर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ जाएगा, m का वह मान इस समीकरण का हल होगा। तो बच्चों यहाँ पर पहले m बराबर ऋण 2 रख लेते हैं। ऋण 2 रखने से यह समीकरण 3 गुणा ऋण 2 ऋण 14 बराबर 4 हो जाती है। 3 गुणा ऋण 2 ऋण 6 होता है, ऋण 6 ऋण 14 बराबर 4। बच्चों ऋण 6 ऋण 14 ऋण 20 होता है, तो ऋण 20 बराबर 4। हम जानते हैं कि ऋण 20 बराबर 4 नहीं होता, तो यहाँ पर बायां पक्ष बराबर नहीं दायां पक्ष। अब हम m बराबर ऋण 1 रख लेंगे। m बराबर ऋण 1 रखने से यह 3 गुणा ऋण 1 ऋण 14 बराबर 4 हो जाता है। 3 गुणा ऋण 1 ऋण 3 होता है, ऋण 3 ऋण 14 बराबर 4। बच्चों ऋण 3 ऋण 14 यह ऋण 17 होता है, ऋण 17 बराबर 4। हम जानते हैं कि ऋण 17 बराबर 4 नहीं होता, तो यहाँ पर बायां पक्ष बराबर नहीं दायां पक्ष। अब हम आगे बढ़ते हैं, m बराबर 0 रख लेते हैं। m बराबर 0 रखने से यह समीकरण 3 गुणा 0 ऋण 14 बराबर 4 हो जाती है। बच्चों 3 गुणा 0 बराबर 0 होता है, तो 0 ऋण 14 बराबर 4। बच्चों 0 ऋण 14 बराबर ऋण 14 होता है, तो ऋण 14 बराबर 4। हम जानते हैं कि ऋण 14 बराबर 4 नहीं हो सकता, तो यहाँ पर बायां पक्ष बराबर नहीं दायां पक्ष। तो इसका मतलब यह हुआ कि m बराबर 0 इस समीकरण का हल नहीं है, आगे बढ़ना होगा। m बराबर 1 रखेंगे। m बराबर 1 रखने से यह समीकरण 3 गुणा 1 ऋण 14 बराबर 4 हो जाती है। अब बच्चों 3 गुणा 1 बराबर 3 होता है, 3 ऋण 14 बराबर 4, 3 ऋण 14 बराबर ऋण 11 होता है, ऋण 11 बराबर 4। बच्चों हम जानते हैं कि ऋण 11 बराबर 4 नहीं होता, तो बायां पक्ष बराबर नहीं दायां पक्ष। आगे बढ़ेंगे, m बराबर 2 रखेंगे। m बराबर 2 रखने से यह समीकरण 3 गुणा 2 ऋण 14 बराबर 4 हो जाती है। 3 गुणा 2 बराबर 6 होता है, 6 ऋण 14 बराबर 4। 6 ऋण 14 बच्चों ऋण 8 होता है, ऋण 8 बराबर 4। हम जानते हैं कि ऋण 8 बराबर 4 नहीं होता, तो बायां पक्ष बराबर नहीं दायां पक्ष। आगे बढ़ना होगा, m बराबर
3 रखना होगा। m बराबर 3 रखने तो यह समीकरण 3 गुणा 3 ऋण 14 बराबर 4 हो जाती है। 3 गुणा 3 9 होता है, 9 ऋण 14 बराबर 4, 9 ऋण 14 यह ऋण 5 होता है। ऋण 5 बराबर 4, हम जानते हैं कि ऋण 5 बराबर 4 नहीं होता, तो बायां पक्ष बराबर नहीं दायां पक्ष। आगे बढ़ेंगे, अब हम m बराबर 4 रखेंगे। m बराबर 4 रखने से यह समीकरण 3 गुणा 4 ऋण 14 बराबर 4 हो जाती है। 3 गुणा 4 बराबर 12, 12 ऋण 14 बराबर 4, 12 ऋण 14 हम जानते हैं कि यह ऋण 2 होता है। ऋण 2 बराबर 4, बच्चों हम जानते हैं कि ऋण 2 बराबर 4 नहीं होता, तो बायां पक्ष बराबर नहीं दायां पक्ष। आगे बढ़ते हैं, m बराबर 5 रखेंगे। m बराबर 5 रखने से अब यह समीकरण 3 गुणा 5 ऋण 14 बराबर 4 हो जाती है। 3 गुणा 5 बराबर 15 होता है, 15 ऋण 14 बराबर 4, 15 ऋण 14 1 होता है, तो 1 बराबर 4, हम जानते हैं कि 1 बराबर 4 नहीं होता, तो बायां पक्ष बराबर नहीं दायां पक्ष। आगे बढ़ते हैं, m बराबर 6 रखेंगे। m बराबर 6 रखने से बच्चों यह समीकरण 3 गुणा 6 ऋण 14 बराबर 4 हो जाती है। 3 गुणा 6 18 होता है, तो 18 ऋण 14 बराबर 4, हम जानते हैं कि 18 ऋण 14 4 होता है, 4 बराबर 4। अब बच्चों यहाँ पर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अब बच्चों यह बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष m बराबर 6 रखने से आया है, तो हम कह सकते हैं कि m बराबर 6 इस समीकरण का हल होगा। प्रश्न 4 करते हैं, इसमें दिया गया है निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। भाग 1, संख्याओं x और 4 का योग 9 है। बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि दो संख्याएं हैं x और 4, इन दोनों का योग 9 है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे समीकरण के रूप में x धन 4, दो संख्याओं के योग को हम x धन 4 लिखेंगे, और यह योग 9 के बराबर दिया गया है, तो x धन 4 बराबर 9, यह इस कथन के लिए समीकरण होगा। भाग 2, 22 में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होते हैं। बच्चों 22 में से अगर हम 2 घटा दें तो इसको हम 22 ऋण 2 लिखेंगे, और 8 प्राप्त होते हैं तो बराबर 8, तो 22 ऋण 2 बराबर 8, यह इस कथन के लिए समीकरण होगा। भाग 3, a का 10 गुना 70 है। बच्चों a का 10 गुना का मतलब a गुना 10, और a गुना 10 बराबर 10a होता है, और 10a 70 है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 10a बराबर 70। भाग 4, संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। संख्या b को 5 से भाग दें तो इसका मतलब यह हुआ b भाग 5, यानी b बटा 5, और b बटा 5 करने से 6 प्राप्त होता है, तो b बटा 5 बराबर 6 होगा। तो समीकरण इस तरह होगी इस कथन के लिए, b बटा 5 बराबर 6। भाग 5, t का 3/4 15 है। बच्चों t का 3/4, तो t का 3/4 के लिए 3 बटा 4 गुणा t लिखेंगे, और 3 बटा 4 गुणा t बराबर 3t बटा 4 होता है। t का 3/4 15 है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, t का 3/4 3t बटा 4, 15 है, इसको बराबर 15 लिखेंगे। तो इस कथन के लिए समीकरण यह होगी 3t/4 बराबर 15। भाग 6, m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देता है। बच्चों m का 7 गुना यह 7m होगा, और 7 का योगफल, अब हमने 7m में 7 जोड़ना है, तो यह 7m धन 7 होगा, तो 7m धन 7, m का 7 गुना और 7 का योगफल होगा, यह 77 देता है, तो यह बराबर 77 होगा। तो भाग 6 के कथन के लिए समीकरण 7m धन 7 बराबर 77 होगा। भाग 7 करते हैं, एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। बच्चों एक संख्या यहाँ पर x दी गई है, इसकी चौथाई का मतलब 1/4 गुणा x, और 1/4 गुणा x को हम x/4 लिखेंगे, तो एक संख्या x की चौथाई, इसको हम x/4 लिखेंगे,
आगे कहा गया है ऋण 4, तो इसको हम x बटा 4 ऋण 4 लिखेंगे। आपको 4 देता है तो यह बराबर 4 होगा। तो भाग 7 के लिए समीकरण x बटा 4 ऋण 4 बराबर 4 होगी। भाग 8, यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है। बच्चों y के 6 गुने, तो इसको हम 6y लिखेंगे, y का 6 गुना 6y होता है। इसमें से 6 घटाएं तो इसका मतलब 6y ऋण 6, तो 6y ऋण 6, तो आपको 60 प्राप्त होता है। 6y ऋण 6 करने से हमें 60 मिल जाता है, इसको हम 6y ऋण 6 बराबर 60 लिखेंगे। तो भाग 8 कथन के लिए समीकरण 6y ऋण 6 बराबर 60 होगी। भाग 9, यदि आप z के 1/3 में 3 जोड़ें तो आपको 30 प्राप्त होता है। बच्चों यदि आप z, यहाँ पर संख्या z दी गई है, इसके 1/3 में, यानी z का 1/3 कितना होगा, z गुणा 1/3 मतलब z बटा 3। यदि आप z के 1/3 में यानी z बटा 3 में 3 जोड़ें तो z बटा 3 में हम 3 जोड़ लेते हैं, यह z बटा 3 धन 3 होगा। अब हमें 30 प्राप्त होता है तो यह बराबर 30 होगा। तो भाग 9 के कथन के लिए समीकरण z बटा 3 धन 3 बराबर 30 होगी। प्रश्न 5, निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। भाग 1 करते हैं। यहाँ पर समीकरण दी गई है p धन 4 बराबर 15। तो बच्चों यहाँ पर दो संख्याएं p और 4, इन p और 4 का योगफल 15 दिया गया है, तो इसको कथन के रूप में हम इस तरह से लिखेंगे, p और 4 का योग 15 है। भाग 2 करते हैं। बच्चों इसमें समीकरण दी गई है m ऋण 7 बराबर 3। तो बच्चों m ऋण 7, इसको हम इस तरह से कहेंगे कि m में से 7 घटाने पर बराबर 3 को, इसका मतलब 3 प्राप्त होता है। m में से अगर हम 7 घटा लेते हैं तो हमें 3 प्राप्त होता है। तो इस समीकरण को हम कथन में इस तरह से लिखेंगे, m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। भाग 3 करते हैं बच्चों। भाग 3 में समीकरण दी गई है 2m बराबर 7। बच्चों यहाँ पर 2m का मतलब क्या है, m का दुगना। तो m का दुगना करने से हमें 7 प्राप्त होता है, बराबर 7 का मतलब हमें 7 मिलता है। भाग 3 की समीकरण के लिए कथन इस तरह से होगा, एक संख्या m का दुगुना 7 है। भाग 4 करते हैं। भाग 4 में समीकरण दी गई है m बटा 5 बराबर 3। बच्चों m बटा 5 को हम कैसे लिखेंगे, m बटा 5 का मतलब 1 बटा 5 गुणा m होगा, यानी m का 1 बटा 5 गुना, या हम इसको m का 1 बटा 5 कह सकते हैं। तो m बटा 5 बराबर 3, यानी m का 1 बटा 5 3 होता है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो एक संख्या m का 1 बटा 5 3 होता है। बच्चों भाग 5 में दिया गया है 3m बटा 5 बराबर 6। बच्चों यहाँ पर 3m बटा 5, इसको हम 3 बटा 5 गुणा m लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संख्या m का 3 बटा 5 6 होता है, क्योंकि 3m बटा 5 बराबर 6 है। तो इसको भाग 4 की तरह लिखेंगे, एक संख्या m का 3 बटा 5 6 होता है। भाग 6, इसमें समीकरण दी गई है 3p धन 4 बराबर 25। बच्चों 3p का मतलब p का 3 गुना, धन 4 का मतलब p का 3 गुना और 4 का योगफल बराबर 25 का मतलब 25 होता है। तो यहाँ पर संख्या p है, तो इस कथन को, तो इस समीकरण को हम कथन के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, संख्या p के 3 गुने का 4 से योग 25 है। 3p का मतलब संख्या p का 3 गुना, धन 4 का मतलब 4 का योग बराबर 25 का मतलब 25 है। तो संख्या p के 3 गुने का 4 से योग 25 है। बच्चों भाग 7 में समीकरण दी गई है 4p ऋण 2 बराबर 18। तो यहाँ पर p एक संख्या है, संख्या p का 4 गुना में से 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, 4p ऋण 2 का मतलब संख्या p के 4 गुने का 2 घटाने पर बराबर 18 का मतलब 18 मिलते हैं या 18 प्राप्त होते हैं। बच्चों इस प्रश्न का अंतिम भाग, भाग 8, इसमें समीकरण दी गई है p बटा 2 धन 2 बराबर 8।
p/2 का मतलब संख्या का आधा, और इसमें 2 अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें 8 मिल जाता है। तो संख्या p के आधे में 2 जोड़ने पर 8 मिलता है। संख्या p/2 के आधे में 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। प्रश्न 6 करते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। बच्चों पहले भाग 1 करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं। यहाँ पर दिया गया है परमीत के कंचों की संख्या को m लीजिए। तो बच्चों परमीत के पास जितने कंचे हैं, यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है, मानना होगा कि परमीत के पास कंचों की संख्या m है। तो इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं, परमीत के पास m कंचे हैं, उसके 5 गुने से m का 5 गुना 5m होगा। तो इरफान के पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। परमीत के पास m कंचे, उसका 5 गुना 5m होगा। 5m से 7 अधिक कंचे, यह 5m धन 7 होगा। तो इरफान के पास जो कंचे हैं यह 5m धन 7 होंगे। आगे कहा गया है इरफान के पास 37 कंचे हैं। तो इसका मतलब अभी हमने यह ज्ञात किया कि इरफान के पास 5m धन 7 कंचे हैं और यह संख्या 37 के बराबर है, क्योंकि दिया गया है इरफान के पास 37 कंचे हैं। तो 5m धन 7 बराबर 37 होगा। तो बच्चों इरफान के पास 37 कंचे हैं और इरफान के पास जो कंचे हैं, यह कंचे परमीत के पास जितने कंचे हैं m कंचे हैं, उसका 5 गुना 5m होगा। उससे 7 अधिक कंचे, 5m धन 7 होगा। तो इतने इरफान के पास कंचे हैं और यह कंचे 37 के बराबर हैं। तो 5m धन 7 बराबर 37 होगा। तो बच्चों भाग 1 की स्थिति के लिए समीकरण 5m धन 7 बराबर 37 होगी। भाग 2 करते हैं। भाग 2 में स्थिति दी गई है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। और यहाँ पर दिया गया है लक्ष्मी की आयु 22 वर्ष लीजिए। बच्चों लक्ष्मी की आयु 22 वर्ष ले लेते हैं। अब लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, लक्ष्मी की आयु का 3 गुना 3y होगा, इससे 4 वर्ष अधिक मतलब 3y धन 4 होगा। तो उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक, यह 3y धन 4 होगा। उनकी आयु का मतलब लक्ष्मी के पिता की आयु। तो लक्ष्मी के पिता की आयु 3y धन 4 होगी और यह 49 वर्ष दिया गया है। तो 3y धन 4 बराबर 49, यह समीकरण होगी भाग 2 की स्थिति के लिए। बच्चों भाग 3 करते हैं। भाग 3 में दिया गया है, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना धन 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं। यहाँ पर दिया गया है न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को L लीजिए। बच्चों यहाँ पर न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को L हमने ले लेना है और एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक यह 87 दिए गए हैं और यह भी दिया गया है कि अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना धन 7 है। तो न्यूनतम अंक हमने L लिया हुआ है। तो बच्चों न्यूनतम अंक का दुगना 2L होगा, धन 7, इसको 2L धन 7 लिखेंगे। तो बच्चों 2L धन 7 यह अधिकतम अंक है और अधिकतम अंक बराबर 87 दिए गए हैं। तो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना धन 7, न्यूनतम अंक हमने L माना हुआ है, दुगुना धन 7 का मतलब 2L धन 7 और यह बराबर अधिकतम अंक है, बराबर 87 होगा। तो इस स्थिति के लिए समीकरण 2L धन 7 बराबर 87 होगी। भाग 4 करते हैं। भाग 4 में बच्चों दिया गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है। यहाँ पर दिया गया है, मान लीजिए कि प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है
याद कीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बच्चों यहाँ पर हम समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमने समद्विबाहु त्रिभुज ABC हमने बना लिया है। इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, भुजा AB बराबर भुजा AC। तो इसके जो आधार कोण होंगे, कोण B बराबर कोण C होंगे। और यहाँ पर दिया गया है कि आधार कोण को B मान लेना है। तो दोनों आधार कोण हमने जैसा चित्र में दिखा रहे हैं, हमने B से इनको दर्शा लिया है। और बच्चों यहाँ पर यह दिया गया है कि त्रिभुज में शीर्ष कोण जो कि A है, प्रत्येक आधार कोण का 2 गुना है। आधार कोण B और C है, प्रत्येक आधार कोण यहाँ पर B है, तो शीर्ष कोण आधार कोण का 2 गुना है। तो इसका मतलब शीर्ष कोण A 2B है। इसको हमने चित्र में दर्शा लिया है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बच्चों यहाँ पर कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण A 2B है, कोण B है, कोण C भी B है, बराबर 180। तो 2B धन B यानी 4B बराबर 180 डिग्री। तो बच्चों भाग 4 की स्थिति के लिए समीकरण यह होगी 4B बराबर 180 डिग्री। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।